हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपनी चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। और आज की क्लास में हम गाइस 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो 50 क्वेश्चंस हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर एवरी एग्ज़ाम, जिसमें आप जीके पढ़ते हो, क्योंकि ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं। टीचिंग एग्ज़ाम हो या फिर आपके जो और भी एचएसएससी या एसएससी लेवल पर जो भी एग्ज़ाम्स हो, उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो ध्यान से देखिएगा। अगर आप भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल करेगी ही। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट किया है, उसमें भी हमने 50 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन किए हैं। और ये है आपका प्रैक्टिस सेट 2, ठीक है। तो इसमें भी हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से नवरत्न कंपनी पहचानिए। आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, HPCL लिमिटेड, एयर इंडिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा HPCL लिमिटेड। ये एक नवरत्न कंपनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है आयात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना, आयात और निर्यात दोनों को बढ़ावा देना, या आयात और निर्यात दोनों को हतोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर रहेगा निर्यात को बढ़ावा देना अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सर्विस टैक्स की उगाही का दायित्व किस पर होता है? आयकर विभाग पर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग पर, राज्य संघ शासित क्षेत्र का वाणिज्य विभाग पर, या डाक विभाग पर। तो इसका राइट आंसर रहेगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग पर सर्विस टैक्स की उगाही का दायित्व रहता है, यानी ये टैक्स कौन उगाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, म्यूचुअल फंडों या स्टॉक मार्केटों का आधारभूत नियंत्रण अधिकार किसके पास है? भारत सरकार के पास, भारतीय रिजर्व बैंक के पास, सेबी के पास, या स्टॉक एक्सचेंज के पास। तो किसके पास है भाई? सेबी के पास। म्यूचुअल फंड और ये जो स्टॉक मार्केटों का जो आधारभूत नियंत्रण है वो सेबी के पास है, इन सबके अधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? मजदूरी में वृद्धि, मुद्रास्फीति में कमी, करों में कमी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा मुद्रास्फीति में कमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, दीर्घकालीन राजकोषीय नीति में किसकी स्थिरता बनाए रखने का प्रयास होता है? प्रत्यक्ष करों की दरें, अप्रत्यक्ष करों की दरें, कर राजस्व का राष्ट्रीय आय के साथ अनुपात, और प्रत्यक्ष कर राजस्व का अप्रत्यक्ष करों से राजस्व के साथ अनुपात। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका अप्रत्यक्ष करों की दरें। जो भी आपके इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो दीर्घकालीन राजकोषीय नीति में उनकी स्थिरता बनाए रखने का प्रस्ताव होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है? निर्माताओं को, व्यापारियों को, उपभोक्ताओं को, करदाताओं को। तो आप सबको पता है इनडायरेक्ट टैक्स और कोई नहीं देता, उपभोक्ता देते हैं, यानी जो उस वस्तु का उपभोग करने वाला है, उसको खरीदने वाला है, वो व्यक्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कोई वाणिज्यिक बैंक ऋण तभी दे सकता है जब उसके पास तिजोरी में नगद राशि हो, मात्रा से अधिक रिजर्व हो, रिजर्व बैंक की अनुमति हो, या अन्य बैंकों का सहयोग हो। तो याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई बैंकों का, ठीक है। तो रिजर्व बैंक की अनुमति से ही ऋण दे सकता है कोई भी कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए किसके स्तर में परिवर्तन किया जाता है? खपत, निवेश, सरकारी व्यय और आय। तो निवेश और बचत को बराबर रखना है, यानी लगाया है, और जो बचत है उनको बराबर रखना, तो आपको खपत के स्तर में ध्यान यानी परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, GNP यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती? निवल विदेशी निवेश, निजी निवेश, नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय, सरकार द्वारा वस्तुओं की खरीद। तो इसका आपका आंसर होगा नागरिकों की जो प्रति व्यक्ति आय होती है, इस GNP की गणना करते समय इसकी आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है? उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। उपभोक्ताओं के पास अर्थव्यवस्था का प्रबंध करने की शक्ति है। उपभोक्ताओं का व्यय संसाधनों के आवंटन को प्रभावित करता है।
उपभोक्ताओं का जो व्यय है वो संसाधनों के आवंटन को प्रभावित करता है। उपभोक्ताएं वस्तुएं सरकारी नियंत्रण से मुक्त हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपभोक्ताओं का जो व्यय होता है वो संसाधनों के आवंटन को प्रभावित करता है। तो उपभोक्ता प्रभुत्व का आपका अर्थ होगा उपभोक्ताओं का व्यय संसाधनों के आवंटन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। सुदीर्घकालिक गतिहीनता का अर्थ है एक गतिहीन अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में आवर्ती तेजी और मंदी, क्रमिक अवधियों में वृद्धि की सीमांत दर में कमी, स्वायत्त निवेश में उतार चढ़ाव। तो इसका राइट आंसर रहेगा जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो तेजी और मंदी होती है उसे सुदीर्घकालिक गतिहीनता कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अंत्योदय कार्यक्रम किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन आता है भैया एग्जाम में बहुत। बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के साथ भारत में सांस्कृतिक क्रांति लाना, कपड़ा मजदूरों की मांगे या गरीब से गरीब लोगों का उत्थान। तो याद रखना गरीब से गरीब लोगों का उत्थान इसका रहेगा। अंत्योदय जो आपके कार्यक्रम होते हैं गरीब से गरीब लोगों का उत्थान से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है मौद्रिक नीति का, उधार नीति का, राजकोषीय नीति का या कर नीति का। तो जो घाटे की वित्त व्यवस्था है वो राजकोषीय नीति का एक साधन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है? राष्ट्रीय आय, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, निर्यात और बचत। तो सरकार निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। बंद अर्थव्यवस्था होती है। सिंपल है भाई, दो एक खुली अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था। जो खुली होती है ना वो यानी हर देश के साथ व्यापार करते हैं, और बंद अर्थव्यवस्था जो देश किसी अन्य देश के साथ व्यापार नहीं करते। तो बंद अर्थव्यवस्था सिंपली है ऑप्शन नंबर ए ही इज राइट रहेगा जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। बैंक दर ब्याज की वह दर है, देखो रिपीट हो गया है, जिस पर जनता वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेती है, जिस पर जनता भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेती है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं, जिस पर वाणिज्यिक बैंक जनता से ऋण लेते हैं। तो सिंपल है भाई, जो आपकी बैंक रेट होती है वो क्या होती है, जिस पर जो आपके कॉमर्शियल जो बैंक हैं वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक से क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं, यानी इंटरेस्ट पर पैसा लेते, तो वो होती है आपकी बैंक दर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। प्रचालन अधिशेष किसमें बनता है? सरकारी क्षेत्र में, अपनी खपत के लिए, उत्पादन में, निर्वाह खेती में या उद्यम क्षेत्र में। तो राइट आंसर रहेगा सरकारी क्षेत्रों में प्रचालन अधिशेष बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा कर ऐसा है जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती? आयात शुल्क, आयकर, चुंगी या बिक्री कर। तो इसका राइट आंसर रहेगा आयकर एक कर ऐसा है, इनकम टैक्स एक ऐसा है जिसकी कीमत में वृद्धि नहीं होती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय, निर्वाह स्तर, निर्वाह खर्च, प्रति व्यक्ति उत्पादन। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, जब हम राष्ट्रीय आय प्राप्त करें तो जो प्रति व्यक्ति आय है उसको जनसंख्या से विभाजित करेंगे तब हमें मिलेगी राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। जीवन बीमा के क्षेत्र में भारत और विदेशी कंपनियों की भागीदारी के साथ संयुक्त उद्यमों के सही जोड़े बताइए। ये यहाँ पे भारतीय कंपनी है, ये विदेशी कंपनी है, दोनों के जोड़े बनाने हमें। टाटा, ICICI लिमिटेड, बजाज लिमिटेड, HDFC बैंक। विदेशी कंपनी है AIG, स्टैंडर्ड लाइफ, प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और अलायंस। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, जिसमें देखो जो टाटा है, टाटा का आपका AIG विदेशी कंपनी के साथ जोड़ा है। ICICI लिमिटेड है जो है इसका है प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ, बजाज लिमिटेड जो है अलायंस के साथ हैं, और HDFC स्टैंडर्ड लाइफ के साथ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। औद्योगिक ऋण के लिए भारत में शीर्ष बैंक कौन सा है? RBI, नाबार्ड, ICICI, IDBI। तो इसका राइट आंसर रहेगा IDBI एक ऐसा बैंक है जो औद्योगिक ऋण के लिए भारत में शीर्ष नंबर 1 पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। योजना और नियंत्रण किस प्रकार से संबंधित है कि योजना नियंत्रण को प्रारंभ करती है? योजना जो नियंत्रण है वो योजना को प्रारंभ करता है, दोनों समवर्ती हैं, दोनों चक्रीय प्रकार से एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोनों चक्रीय प्रकार से ही एक दूसरे के साथ चलते हैं, योजना और नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ग्रेशम नियम से अभिप्राय है
श्रेष्ठ मुद्रा और निकृष्ट मुद्रा को संचलन से हटा देती है। निकृष्ट मुद्रा और श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। व्यवस्था में श्रेष्ठ मुद्रा निकृष्ट मुद्रा को बढ़ावा देती है। व्यवस्था में निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को बढ़ावा देती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? किसी देश में एक वर्ष की अवधि के में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में भंडारों और शेयरों का आर्थिक मूल्य। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित पूंजीगत पदार्थों का आर्थिक मूल्य। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित उपभोक्ता पदार्थों का आर्थिक मूल्य। तो इसका राइट आंसर रहेगा किसी देश में एक साल में कुल उत्पादन और जो सेवाएं हैं उनका आर्थिक मूल्य जो होता है उसे कहते हैं नेशनल इनकम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से वह कौन सा कर है संघ द्वारा लगाया जाता है? संघ का मीनिंग होता है भाई सेंटर यानी केंद्र, ठीक है, यानी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, जो राज्य द्वारा उगाहा और फिर विनियोजित किया जाता है। यानी लगाया तो सेंटर ने है पर उसको वसूलेगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर सेवा कर, स्टाम्प शुल्क, संपदा शुल्क, यात्री और माल कर। तो आपका जो स्टाम्प शुल्क है वो लगाती तो सेंट्रल गवर्नमेंट है बट उसे वसूलती कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा कर केंद्र और राज्य द्वारा बांटा नहीं जाता? आय कर, उत्पाद शुल्क, निगम कर, बिक्री कर। तो जो आपका उत्पाद शुल्क है वो राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा बांटा नहीं जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। आय निर्धारण के सिद्धांत में निम्न में से किस पर व्यय को निवेश नहीं माना जाता? फैक्ट्री का निर्माण, कंप्यूटर, अनबिकी वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि, संयुक्त जो स्टॉक कंपनी में स्टॉक और शेयर। तो इसका राइट आंसर रहेगा अनबिकी वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि, ठीक है। आय निर्धारण के सिद्धांत में जो अनबिकी वस्तुएं होती हैं उनके स्टॉक में जो वृद्धि होती है उस व्यय को निवेश नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित हैं? बैंकिंग से, ई वाणिज्य से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से या स्टॉक मार्केट से? तो ये किससे संबंधित है? स्टॉक मार्केट से संबंधित है ये दोनों वर्ड, तेजड़िया और मंदड़िया, यानी तेजी आ रही है या मंदी आ रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। प्लान वित्त का सबसे महत्वपूर्ण घरेलू स्रोत कौन सा है? चालू राजस्व से अधिशेष, सार्वजनिक उद्यमों से लाभ, घरेलू निजी बचतें और अतिरिक्त करारोपण। तो इसका राइट आंसर रहेगा घरेलू और निजी जो बचत होती हैं वो प्लान वित्त का सबसे महत्वपूर्ण घरेलू स्रोत। घरेलू पूछा था ना, तो घरेलू और निजी बचतें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। लासे फेयर व अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं के उत्पादन के बारे में सभी निर्णय उपभोक्ता लेते हैं। बाजार में मांग और आपूर्ति बलों के मुक्त रूप से काम करने में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। विभिन्न उत्पादित वस्तुओं की कीमत निर्धारण करने के सभी निर्णय निजी क्षेत्र लेता है। उत्पादन के सभी कारकों के आवंटन को सरकार नियंत्रित करती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बाजार में मांग और आपूर्ति बलों के मुक्त रूप में काम करने में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। इसे कहते हैं लासे फेयर अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। वह स्टोर या जो शेयरों की कीमत में गिरावट की आशंका से शेयर बेचता है क्या कहलाता है? वह स्टोर या जो शेयरों की कीमतों में गिरावट के आशंका से शेयर बेचता है तो क्या कहलाता है? बुल, डॉग, बियर, स्टेक। तो वो होगा आपका बियर, ठीक है। बुल अलग होता है, डॉग अलग होता है, बियर अलग होता है और स्टेक, ये सारे अलग अलग होते हैं। तो जब शेयर की कीमत में गिरावट का डर रहता है तो जब शेयर बेच देते तो उसे कहते हैं बियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। कोई भारतीय नागरिक न्यूयॉर्क में फ्लैट किराए पर ले तो वह किसमें शामिल किया जाएगा? भारत के जीएनपी में, भारत के जीडीपी में, भारत यूएसए के जीएनपी में या उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो भारत के वो जीएनपी में शामिल होगा, ठीक है। जीएनपी होती है आपकी, इसमें होता है ग्रोस, जी यानी ग्रोस, एन यानी नेशनल, पी यानी प्रोडक्ट, यानी आपका सकल राष्ट्रीय और उत्पाद, ठीक है। जो जीडीपी होती है उसके सेकंड लेवल होता है जीएनपी। इसमें ये जो भारतीय नागरिक कोई विदेश में कोई वस्तु ले रहा तो उस चीज़ को भी इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? प्रतिस्पर्धी, बेलोच, सस्ता, महंगा। तो याद रखना अवमूल्यन आयात को महंगा बनाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। उत्पादन के जिन कारकों को फर्म न किराए पर लेती है न ही खरीदती है उन पर नियत की गई लागत को कहते हैं सामाजिक लागत, अवसर लागत, आर्थिक लागत, आरोपित लागत। तो उसे कहते हैं भाई अवसर लागत, ठीक है। क्या कहेंगे? अवसर लागत। ना तो किराए पर लेती है ना खरीदती है,
अवसर लागत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां सीमांत आय और सीमांत लागत के बराबर हो, औसत आय औसत लागत के बराबर हो, कुल आय कुल लागत के बराबर हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा जब औसत आय औसत लागत के बराबर होती है तो वो आपका संतुलन बिठाएगी, संतुलन स्तर बिंदु होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, साउथ साउथ संवाद निम्न में से किससे जुड़ा है? विकासशील देशों में सहकारिता, शस्त्र सम्मेलन, विकसित और विकासशील देशों के बीच शिखर बैठक और या उपरोक्त में से सभी के सभी। तो राइट आंसर रहेगा विकासशील देशों में जो सहकारिता है, विकासशील यानी विकसित देशों से थोड़े कम विकसित, विकासशील देशों में सहकारिता साउथ साउथ संवाद से जुड़ी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, ब्याज दर निर्धारित की जाती है निविष्ट पूंजी पर प्रतिफल की दर द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, तरलता अधिमान द्वारा या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। तो किसके द्वारा? तरलता अधिमान द्वारा ब्याज दर निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा? संशोधन की अधिक सघनता, गारंटित अधिकतम दाम, नई कृषि प्रौद्योगिकी, निवेशों का पैकेज। तो जो गारंटित अधिकतम दाम है कि भाई हम गारंटी से हरित क्रांति में जो भी खेती बाड़ी होगी उसको गारंटी से अधिक दाम पर लेंगे, तो ये चीज़ नहीं थी हरित क्रांति में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, किसी देश में पैदा होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जाता? निवल घरेलू उत्पाद से उत्पादन आय को, निवल विदेशों से निवल उत्पादन आय को, सरकार से वर्तमान अंतरण को या विदेशी ऋणों पर वर्तमान भुगतान को। तो किसको? विदेशी ऋणों पर वर्तमान भुगतान को निजी आय में शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा कर संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है? तो ऐसा कौन सा कर है भाई? संपदा शुल्क कर, बिक्री कर, रेलवे के किराया भाड़े पर कर या निगम कर। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका निगम कर, संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, किसी पण्य पर उत्पाद शुल्क देय होता है उसके उत्पादन के संदर्भ में, उसके उत्पादन और बिक्री के संदर्भ में, उसके उत्पादन और परिवहन के संदर्भ में, उसके उत्पादन परिवहन और बिक्री के संदर्भ में। तो इसका राइट आंसर रहेगा उसके उत्पादन के संदर्भ में किसी पण्य पर उत्पादन शुल्क देय होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो मुद्रा अर्थशास्त्र में, कल्याण अर्थशास्त्र में, अर्थमिति में और विकास अर्थशास्त्र में। तो याद रखना कल्याण अर्थशास्त्र में मिला था इसे, कल्याण अर्थशास्त्र में मिला था। वेल्थ ऑफ नेशन इसकी बुक भी थी भाई, ठीक है, 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ यानी कल्याण, तो कल्याण अर्थशास्त्र में इसे नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता? जीवन बीमा पॉलिसियों को, दीर्घावधि सरकारी बॉन्ड को, राष्ट्रीय बचत पत्र को या भविष्य निधि को। तो किसको ऋण नहीं माना जाएगा राष्ट्रीय ऋण? जीवन बीमा पॉलिसियों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है क्योंकि जन्म और मृत्यु दर दोनों ही अधिक बनी हुई है। जन्म दर मृत्यु दर की अपेक्षा कम घटी है, मृत्यु दर में कमी आई है किंतु जन्म दर अधिक बनी हुई है, मृत्यु दर जन्म दर की अपेक्षा कम घटी है। तो इसका राइट आंसर रहेगा मृत्यु दर में तो कमी आई है बट जो जन्म दर है फैसिलिटीज़ आ गई हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़, जिससे जन्म दर है वो उच्च बनी हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, अनुसूचित बैंकों को पंजीयन किसके पास कराना होता है? सेबी के पास, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीयन करवाना पड़ता है अनुसूचित बैंकों को। अरे सारे के सारे बैंकों को ही आरबीआई के पास जाना पड़ता है भारत की। असंगठित क्षेत्रों के लिए डाटा कौन सा संगठन एकत्रित करता है? एनएसएसओ, सीएसओ, एएसआई, आरबीआई। तो जो आपका एनएसएसओ वो असंगठित क्षेत्रों के लिए डाटा इकट्ठा करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के निम्न में से किस राज्य समूह में होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो वाणिज्यिक स्तर पर अगर रबड़ का उत्पादन, तो मैंने ये पहले भी बताया हुआ है मेरी ज्योग्राफी में, जब मैंने पूरी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपको 1 आवर में कराई थी कि जो रबड़ है वो सबसे ज़्यादा केरल में होती है और केरल एक ही ऑप्शन में है आपका। सेकंड नंबर पर तमिलनाडु और थर्ड नंबर पर कर्नाटक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त है अनेक क्रेता लेकिन एक विक्रेता, कीमत विभेद, उत्पाद विभेदीकरण या संभांगी उत्पाद। तो इसका सिंपल आंसर है भाई एकाधिकारी यानी अनेक
खरीदने वाले तो अनेक होंगे बट बेचने वाला एक ही होता है इसमें। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 50। ग्रेशम नियम संबंधित है उपभोग और मांग से, आपूर्ति और मांग से, मुद्रा के संचयन से, वित्तीय घाटे से। तो जो आपकी ग्रेशम नियम है वो मुद्रा के संचलन से संबंधित है। तो ये था इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन 50। और आई थिंक आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और समझ भी आए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करना, और हाई क्वेश्चन है, और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले भी एग्जाम में इनमें आ चुके हैं। तो केयरफुल होकर वीडियो को देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना मेरी वीडियोस को, और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, शेयर कर दिया करो भाई वीडियो को अपने एजुकेशन ग्रुप में, ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक आप इन 50 क्वेश्चंस को अच्छी तरह करना। ओके जी, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।